अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट मैच कराची टेस्ट और पहले रोज का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब से कुछ लम्हों पहले 317 पर 5 ये पाकिस्तान का स्कोर है। पाकिस्तान जो है शुरू में बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाया। एक पॉइंट था जब 110 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन कप्तान बाबर आजम और फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद के बीच में 196 रन्स की पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से अब थोड़ा गेम कंट्रोल में आ गया है। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आगाज जो था वो फिर ऐसा लग रहा था कि कहीं हम वही इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से खेल रहे थे उसी तरह से हम जल्दी आउट हो जाएंगे और एक बड़ा स्कोर नहीं बन पाएगा। लेकिन जो चेंजेस इस सीरीज में हुए और स्पेशली इस मैच में हुआ और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। सरफराज ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली। अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी ना कर सके, बड़ी यादगार होती कमबैक पे 100, लेकिन ये 86 की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली और कप्तान बाबर आजम को भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। 161 पर नॉट आउट है। कैसे देखते हैं आज के दिन के खेल को? जबरदस्त बैटिंग की। 110 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। बड़ी मायूस कुन बैटिंग थी ओपनर्स की, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एक ही तरह से स्पिनर पे आउट हो रहे हैं। सामने जाते हैं या तो मिस करते हैं, पैड पे खाते हैं, या फिर वो स्लिप में आउट होते हैं। और आज तो वो स्टंप हुए, काफी बाहर निकल के आए थे एजाज पटेल की गेंद पर। और इसी तरह शान मसूद गालिबन टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलते खेलते वो बाहर हुए। उन्होंने सोचा कि मैं व्हाइट बॉल में अपना मकाम बनाऊं, T20 क्रिकेट खेलने लगे वो, और अच्छी खेली उन्होंने। लेकिन एकदम से टेस्ट मैचों में आकर वो T20 के स्टाइल से, जैसे पिछले टेस्ट मैच के चौथे दिन हमने देखा कि वो सुबह में आते ही रिवर्स स्वीप उन्होंने मारने की कोशिश की, आउट हो गए। आज भी काफी बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की थी, मुकम्मल बीट हुए और स्टंप हो गए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका है कि टेस्ट की पहली 2 विकेटें स्टंप आउट हुई हो, तो ये एक बहुत ही कमाल की बात थी पाकिस्तान के लिए। फिर इमामुल हक भी उसी ओवर में माइकल ब्रेसवेल के कैच छूटा था बाबर आजम का तीसरी गेंद पे, और छठी गेंद पे इमामुल हक ऊंचा शॉट मार के, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही मायूस शॉट। इमाम से इस शॉट की तवक्को नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो अच्छे प्लेयर हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने रन बनाए, इंग्लैंड के खिलाफ भी रन बनाए, लेकिन फिर उसके बाद बाबर और सरफराज ने जानदार बैटिंग की। सरफराज काफी अच्छे से दरवाजे पे खटखटा रहे थे कि उनको जगह दी जाए। रिजवान का फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। 26 मुसलसल टेस्ट मैचेस खेलने के बाद सरफराज को इस नई मैनेजमेंट ने, इस नई उबूरी सिलेक्शन कमेटी ने मौका दिलवाया। ये बात कही जा रही थी शायद अगर मोहम्मद वसीम भी होते तो पहला टेस्ट यहाँ पे न्यूजीलैंड का सरफराज ही खेलते, लेकिन ठीक है, जाहिर है अब वो माजी की बात बन गई। लेकिन सरफराज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। इसी ग्राउंड पर आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में सिंध की तरफ से नॉर्दर्न के खिलाफ सरफराज ने 102 रन बनाए थे। तो आज उसी तरह से अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सीधी बॉल फिर वो एक ड्राइव करने गए एजाज पटेल की आखिरी लम्हात में, और फिर वो कैच हो गया। सेंचुरी बनानी चाहिए थी सरफराज। जी, सरफराज का 4 साल बाद टेस्ट में कमबैक, और क्या शानदार कमबैक रहा। शाहिद साहब, सरफराज का कमबैक बड़ा शानदार रहा, एंड द गुड थिंग अबाउट हिम, द वे ही प्लेज, ही मेक्स इट लुक इजी, यानी आसान दिखने लगता है। प्रेशर में थी टीम, 110 पर 4 आउट थे, लेकिन वो बॉक डाउन नहीं करते, वो अपने शॉट्स खेलते हैं। जैसे ही वो क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही खेलते जाते हैं, और सामने वाले को भी उनकी वजह से कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा ही है, और इस तरह की पिचों में सरफराज हमेशा अच्छी बैटिंग करते हैं। स्पिन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, स्वीप मारते हैं, और स्वीप इतने परफेक्शन से मारते हैं कि उसकी वजह से स्पिनर का जो लाइन और लेंथ होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। और जाहिर है, जिस तरह आपने कहा कि सरफराज इस तरह बैटिंग कर रहे थे, बाबर को भी उससे तकवीत मिली, कॉन्फिडेंस मिला। और सबसे बढ़कर तो बाबर को जो 12 रन पर एक चांस मिला, डैरिल मिचेल ने एक सीधा कैच था, फर्स्ट स्लिप में वो खड़े थे, और माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर वो कैच अगर पकड़ लेते तो पाकिस्तान की आज पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और न्यूजीलैंड को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जिस तरह उन्होंने किया। लेकिन जाहिर है, पार्ट एंड पार्सल होते हैं, ये ड्रॉप कैचेस भी होते हैं। रन आउट भी छूटा है 54 रन पर जब बाबर आजम का। तो न्यूजीलैंड को अफसोस होगा कि वो बाबर आजम की विकेट अगर जल्दी ले लेते तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अच्छा, एजाज पटेल, माइकल ब्रेसवेल, दोनों की 2-2 विकेट्स हैं। मुझे ये बताइएगा, स्पिनर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, पिच को कैसा देख रहे हैं आप? चेंज हुई है पिच, इसलिए कि शुरू में चौथे ही ओवर में बॉलिंग करने ले आए थे एजाज पटेल को, और उनकी पहली 3 गेंदें बड़ी जबरदस्त टर्न हुई थी। तीसरी गेंद पे उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को क्रीज से बाहर निकाला और स्टंप करवाया। क्योंकि उसमें अब्दुल्ला शफीक की ज्यादा गलती थी, एक ही तरह से वो आउट हो रहे हैं। पिछली सीरीज में भी हमने देखा कि वो स्पिनर्स पे इतनी कामयाबी से, इतने एतमाद से बैटिंग नहीं करते।
तो पिच थोड़ी सी चेंज हुई है। आखिरी 2 सेशन में इतनी गेंद स्पिन नहीं हुई जितनी पहले सेशन में लग रही थी। और बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये वैसी ही पिच लग रही है जैसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में मार्च में थी। और उसमें भी शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, पाकिस्तान कम रन पर आउट हो गया था, लेकिन चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 443 बनाए थे, जो कि बहुत बड़ा स्कोर था। उसी तरह से पिच थोड़ी आज मुख्तलिफ सेशंस में मुख्तलिफ बिहेवियर रहा उसका। ठीक है शाहिद साहब, ये तो मैच के हवाले से बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसने मिकी आर्थर से राब्ता किया और हेड कोच बनने की पेशकश की है। मिकी आर्थर डर्बीशायर की काउंटी के साथ मसरूफ हैं, अगस्त में ज्वाइन कर सकते हैं। जी शाहिद साहब, मिकी आर्थर बतौर हेड कोच एक बार फिर उनसे राब्ता किया जा रहा है। शाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं? शाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और मिकी हवाले से जो बातें चल रही हैं कि उनसे दोबारा राब्ता किया जा रहा है, क्योंकि उनकी कोचिंग में टीम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर थी और फॉरेन कोच की तरफ जाना है तो मिकी आर्थर एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। शाहिद साहब हमारे साथ एक बार फिर हैं। शाहिद साहब, मिकी आर्थर से राब्ता किए जा रहा है, कैसा लग रही है आपको ये स्ट्रैटेजी? अच्छी स्ट्रेटजी है, इसलिए कि मिकी आर्थर के जमाने में पाकिस्तान ने अच्छी तरक्की की थी, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, पाकिस्तान 2016 में बड़ी अच्छी कारकर्दगी इंग्लैंड में दिखाई, 2018 में पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड में 1-1 ड्रॉ किया। अच्छी कारकर्दगी थी, व्हाइट बॉल में भी अच्छी चल रही थी, रेड बॉल में भी अच्छी चल रही थी, तो अच्छी हिकमत अमलियों की। और फिर प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंटरनेशनल सतह पर अब इतनी लीग्स होती हैं, तो आपको बहुत अच्छे कोच, गैरी कर्स्टन टाइप, जस्टिन लैंगर्ट टाइप, जैसन गिलेस्पी टाइप मिल नहीं सकते, माइक हैसन टाइप मिल नहीं सकते, तो आपको इत्तेफा करना पड़ेगा एक ऐसे कोच के ऊपर जो अच्छा भी है और जिसने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा है, आपके कल्चर को समझता है, आपके खिलाड़ियों को समझता है। बाबर आजम को, शादाब खान को, शाहीन शाह अफरीदी को बनाने में उसका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो एक ऐसा कोच क्यों ना लाया जाए जो पाकिस्तान, जिसका पहले भी तजर्बा कर चुका है, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उनको बाइज्जत इतनी अच्छी तरह से नहीं हटाया था एहसान मानी और उनके बोर्ड ने, जिससे वो काफी हर्ट हुए थे। लेकिन कभी भी किसी भी वक्त वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुझे ऑफर करेगा तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। डर्बीशायर से उनका बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब काउंटी सीजन खत्म होगा अगस्त में, रिलेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो कि सितंबर तक चलता है, फिर उसके बाद उनका 100 टूर्नामेंट भी होता है। 100 टूर्नामेंट में डर्बीशायर नहीं खेलती लेकिन दूसरी टीमें खेलती है, तो उसकी वजह से मिकी आर्थर अगस्त तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आ पाएंगे। तो शायद साहब यही मेरा अगला सवाल भी, अगर अगस्त तक वो मसरूफ हैं तो जब तक क्या होगा? फिर हमारी एक सीरीज है अप्रैल मई में न्यूजीलैंड से, जो 5 वनडे और 5 T20 है, तो उसमें हम अबूरी कोई कोच कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि वो थोड़े अरसे के लिए अप्रैल में आ जाए और एक सीरीज ओवरसी कर ले व्हाइट बॉल की। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा उनके डर्बीशायर से कॉन्ट्रैक्ट में, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर गोरे जरा थोड़ा आने में हिचकिचाते इसलिए भी है कि क्या हो कि वो डर्बीशायर का अपना लुक्रेटिव बड़ा अच्छा माली मुआहदा छोड़े और पाकिस्तान में बोर्ड चेंज हो जाए और आते ही वो मिकी आर्थर को उड़ा दे, तो इसलिए भी गोरे अब आने से पाकिस्तान घबराते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब आते और आज के दिन के खेल के हवाले से, और ये मिकी आर्थर से जो हमने अप्रोच किया है फॉर द पोजीशन ऑफ हेड कोच, उसके हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room. इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट ने। शोएब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। शोएब, सबसे पहले तो आपको मीर हमजा की सिलेक्शन पे बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे तो कान पक गए थे ये सुन के, किट तैयार है, कपड़े सिल गए हैं, वीजा लग गया है, फलाना जगह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आखिरकार उनको मौका मिल ही गया। आपने बड़ा जोर लगाया, क्या कहेंगे? देखिए नजीब, ये इस बात की गमाजी है कि मीर हमजा जो है वो सिर्फ मेरी आवाज नहीं थी, आपकी आवाज नहीं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज थी, क्योंकि वो मैरिड था। लेकिन उसके बावजूद उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। और ये इस बात का गमाजी है कि पिछला जो क्रिकेट बोर्ड गुजरा है उसने कई लोगों के साथ नाइंसाफियां की, उनमें एक सरफराज भी थे, उनमें एक मीर हमजा भी थे। और अब देखिए, जैसे ही क्रिकेट बोर्ड बदला, एक नया चीफ सिलेक्टर आया, तो नए चीफ सिलेक्टर ने आते ही मैरिट को मद्देनजर रखते हुए मीर हमजा और सरफराज अहमद को मौका दे दिया। और अब देखें कि मीर हमजा को तो अभी अपना जो है वो सिलेक्शन साबित करनी है, लेकिन जिस तरीके से सरफराज ने आज
87 रन की बारी लेके नाकदीन का मुंह बंद किया और बता दिया है कि अभी वो बूढ़े नहीं हुए, अभी उनमें दमखम बाकी है। तो इसी तरीके से जब इस डेड विकेट पे जहां पे फास्ट बॉलर को कोई हेल्प नहीं मिल रही, मीर हमजा आएंगे, उनके लिए मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन एक फास्ट बॉलर जिसने विकेटों के अंबार लगाए हों, यकीनी तौर पर वो अपनी देखिए परफॉर्मेंस तो शोएब, मैं और आप तो हम इस पे परफॉर्मेंस पे तो बात नहीं कर सकते, हम तो उस क्लेम की बात करते हैं कि क्लेम जो था वो उनका बहुत तवील अरसे से बना हुआ था और उनको ये मौका मिलना चाहिए था, जो कि मिला। अब जो पुराने चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने तो ये भी थोड़ा मशहूर कर दिया है कि इस मैच में तो वैसे भी हमने सरफराज को खिलाना था, उनको तो बहुत मौके मिल गए थे सरफराज को खिलाने के, अब ये बात क्यों आ रही है? देखिए, ये एक्सक्यूजेज होते हैं जिन्हें लेम एक्सक्यूज कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जब कुछ हो जाए तो कह दिया जाता है हमने भी यही करना था। आपने जब करना था तब आपने नहीं किया, तब आपने अनफिट खिलाड़ियों को खिला दिया, मिसफिट खिलाड़ियों को खिला दिया, हाफ फिट खिलाड़ियों को खिला दिया। रमीज राजा की जो आज स्टेटमेंट है उसमें वो खुद इतराफ कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट थे, तो मुकम्मल फिट नहीं थे। तो अच्छा, रमीज राजा की आप बात करें तो हम थोड़ा सा उस तरफ भी आ जाते हैं, वो बैक टू YouTube, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे जो अपने देखने वाले हैं उनसे बातें की और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है हटा दिया और इन लोगों की चौधराहट है और ये जो आ गए हैं अब इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेट मी बी क्लियर कि ये जो पोस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, और दूसरा ये कि ये वही है जो कहते थे कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। अब ये सारी जो बातें कर रहे हैं, इन बातों से तो सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे ये शो करना चाह रहे हैं आई एम द क्रिकेटर, इसलिए मुझे ही सब कुछ पता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब जो है वो रमीज राजा इस तरीके से YouTube पे बैठ के अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। ये वही दिल की भड़ास है जो शाइकी ने क्रिकेट की थी जब वो क्रिकेट पे रूल कर रहे थे और वो सच सुनने को तैयार ही नहीं थे। मुझे याद है आज भी जब आपके शो में वो आए थे, हालांकि आप तो क्रिकेट की बेहतरी का सवाल उनसे पूछे थे और वो आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि आप जो है नेगेटिव माइंड। बिल्कुल 20 सेकंड रह गए शोएब, एक बात उन्होंने की है, ये टीम एक ब्रांड है, इसमें छेड़छाड़ ना करें। भाई छेड़छाड़ की वजह से तो परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है। देख लें आप, फिर आज अगर तब्दीली की है तो पाकिस्तान टीम 4-110 पे आउट होने के बावजूद इस टाइम डोमिनेशन पोजीशन में आ गई है। तो तब्दीलियां बेहतरी के लिए होती हैं, जो वो कर नहीं रहे थे अब हो गई हैं, तो अब शायद उनको तकलीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट थे और इन इश्यूज पर हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि 317 पर 5 ये आज के दिन के खेल का इख्तिताम इस स्कोर पर हुआ है। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।